हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु दांगी उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आप सभी जानते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल जो टेस्ट सीरीज नंबर हमारा 4 हुआ था, हम उसके मैथ प्लस रीजनिंग को सॉल्व करने वाले हैं। मैथ प्लस रीजनिंग इसके अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को बहुत भली भांति तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना है, तो पूरी क्लास तक आप लोगों को अंत तक मेरे साथ बने रहना है और पेन कॉपी लेकर जरूर बैठना है दोस्तों, क्योंकि हम लोग एक एक क्वेश्चन मेरे पहले आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है। आपका 360 डिग्री सभी चैप्टर्स का रिवीजन होने वाला है। बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लास होने वाली है, तो एक बार क्लास को सभी लोग शेयर करें। तो क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ एक इम्पोर्टेंट सूचना। हमारे इंस्टीट्यूट पर उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर पर दोस्तों हमारे यहाँ पर न्यू बैच का शुभारंभ हो रहा है। न्यू बैच, यदि आप खिलचीपुर से या खिलचीपुर के आसपास से कहीं इस क्लास को देख रहे हैं, तो यदि आप हमारी ऑफलाइन क्लास के साथ जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नया बैच हमारे यहाँ पर शुरू होने वाला है। तो जो हमारा नया बैच शुरू होगा दोस्तों 19 अप्रैल 2021 से शुरू है दोस्तों, जिसके अंदर मैथ रीजनिंग और एमपी जीके यानी कि दोस्तों जो इस बैच के अंदर हम लोगों ने एग्ज़ाम को टारगेट किया है वो है एसएससी जीडी। यदि आप लोगों का एसएससी जीडी में आप फॉर्म भरेंगे दोस्तों, तो आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसके बाद आरआरबी ग्रुप डी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी, इसे फोकस किया गया। और इसके बाद जो हमारी एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम आने वाली है दोस्तों, इसके लिए ये तीनों एग्ज़ाम्स के लिए इस बैच को टारगेट किया गया है। तो आपका कोई दोस्त हो, आपका कोई मित्र है जो इन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहा है, यदि आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो अपने दोस्तों को बताएं। तो अब समय ज़्यादा ना गवाते हुए दोस्तों चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। यानी दोस्तों हमारे जो कुछ क्वेश्चन थे इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें सॉल्व हो चुके थे। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा तो उसे ज़रूर आप लोग देख लें। आगे मैं अगर आप लोगों से बात करूं दोस्तों, यदि क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को एक बार सभी शेयर कर दें और लाइक जरूर करें दोस्तों। आपने अधिक से अधिक मित्रों को इस क्लास के अंदर जोड़े, क्योंकि दोस्तों जितने ज़्यादा लोग होंगे क्लास उतनी ही यूज़फुल लगेगी दोस्तों, यानी बहुत ही हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस हो चुके थे, यानी यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था 47 तक। आज हम लोगों की बारी है 48 क्वेश्चन को करने की। क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा है, कॉलेज में 60% शोध विद्यार्थी लड़कियां हैं। प्रत्येक शोध विद्यार्थी लड़की का वार्षिक जेब खर्च 25,000 रुपये है और शोध विद्यार्थी लड़के का 35,000 रुपये है। कॉलेज में सभी शोध विद्यार्थियों का एक साथ औसत जेब खर्च कितना है। यानी दोस्तों हम लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है औसत। यदि आप लोग औसत नहीं जानते तो मैं आप लोगों को बता दूं कि औसत बराबर जो होता है दोस्तों योग बटे आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये हमारा औसत होता है। तो इसके लिए आप लोगों को पहले संख्या, विद्यार्थियों की संख्या लेकर आनी पड़ेगी। तो हमारे पास यहाँ संख्या तो हमें क्वेश्चन में नहीं बताई है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन में समझ सकते हैं कि 60% जो 60% शोध विद्यार्थी होंगे वो होंगे दोस्तों बॉयज़। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो 60% लड़कियाँ होंगी, तो आप समझ सकते हैं कि जो 40% होंगे वो बॉयज़ होंगे, क्योंकि लड़कियां और लड़कों को मिलाकर यहाँ पर टोटल 100% विद्यार्थी होते हैं और दुनिया का हर नंबर अपने आप में 100% होता है। तो मैं यहाँ पर अगर चाहूँ तो गर्ल्स रेशियो बॉयज़ निकाल सकता हूँ, 60:40 बना लेंगे और यहाँ 4 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी 3:2 के रेशियो में इनकी संख्या होगी। यानी इनकी जो संख्या का अनुपात बनेगा, संख्या का अनुपात वो बनेगा 3:2। अब आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर बताया गया कि प्रत्येक लड़की का, एक लड़की का वार्षिक जेब खर्च 25,000 है दोस्तों। तो 3 के रेशियो में लड़कियां हैं, तो लड़कियों का टोटल कितना बनेगा, 25,000 से हम लोग गुणा कर देंगे तो 25 या 75, यानी कि लड़कियों का जो टोटल जेब खर्च बनेगा दोस्तों 75,000 बनेगा। और लड़के का एक लड़के का जेब खर्च बताया 35,000, तो यहाँ पर भी हम लोगों को 35,000 से लड़कों की संख्या के रेशियो का गुणा कर देना, यानी 2 के रेशियो में यहाँ पर लड़के हैं, तो 35 गुणा 2 करेंगे, 35 दूनी होता है 70,
70,000 लड़के का टोटल योग होगा खर्चे में। तो मैं अगर बात करूं इनके खर्च का योग, गर्ल्स प्लस बॉयज़ का जो अगर खर्च का योग अगर मैं निकालना चाहूं तो यहाँ जोड़ देंगे इन लोगों के अलग अलग योग को, तो हमारे पास टोटल योग बनकर आएगा 0.5 होगा, यहाँ पर 7 और 0 7 होगा, और यहाँ पर 0 के साथ 0 जोड़ा तो 0, फिर 0 के साथ 0 जोड़ा तो 0, फिर 0 के साथ 0 जोड़ा दोस्तों, 3 0 जब हम लोग जोड़ेंगे तो इकाई तरफ 3 0 आएगा, और 5 के साथ 0 जोड़ेंगे तो हम लोगों का यहाँ पर 5 बनेगा, 5 बनेगा। और आगे में अगर बात करूँ आप लोगों को 7 7 होता है 14, 1,45,000 इनके खर्चे का योग निकल कर आएगा। और इनकी जो संख्या होगी दोस्तों, 3 के रेशो में लड़कियां हैं और 2 के रेशो में लड़के हैं, तो 3 में 2 को यदि जोड़ा जाए, 3 और 2 5, टोटल इनकी संख्या 5 के अनुपात में है। तो अब आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया औसत बताइए, औसत बताइए, तो औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। तो इनका जो योग आया 1,45,000 इनका योग निकल कर आएगा, और यहाँ पर जो इनकी संख्या है टोटल 5 है। बस यहाँ पर आप लोगों को 5 का भाग लगा देना है। 5 का जब भाग लगाएंगे तो औसत बराबर योग बटे संख्या होता है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर 5 का भाग लगाना होगा। यहाँ पर 5 का जब भाग लगाएंगे तो 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 9 45, और 000 पुनः इकाई तरफ बन के आएगा। तो जो इनका औसत खर्च बनेगा दोस्तों 29,000 बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी को देखिए। तो आप सिंपल तरीके से आप इस रेशो को सोल्व कर सकते हैं। ये क्लास आप लोगों के लिए आने वाली कांस्टेबल एग्जाम, एसएससी जीडी और रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए पूरी क्लास को अंत तक देखना है। दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार क्लास को लाइक कर दें और सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है। समान का मतलब होता है दोस्तों बराबर, समान का मतलब होता है बराबर। हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ क्वेश्चन में क्या क्या दिया है पहले इस पर डिस्कस करेंगे। 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं, और 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब होता है दोस्तों कॉस्ट प्राइस। तो 4 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर होगा 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। तो यहाँ पर इस प्रकार हम लोग बना लेंगे, और उसके बाद क्रय मूल्य को इधर रखेंगे, उधर से सेलिंग प्राइस गुणा से इधर आएगा तो बटे में जाएगा, और इसी प्रकार यहाँ बनेगा 4 गुणा का 5 इधर जाएगा तो भाग में 5 चला जाएगा। इस प्रकार हमारे पास जो क्रय मूल्य का अनुपात बना दोस्तों वो 4 बना, और सेलिंग प्राइस का जो अनुपात बना वो 5 बनेगा। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, 4 रुपये में किसी वस्तु को खरीदकर यदि 5 रुपये में बेचा जाए तो आप समझ सकते हैं ऐसे में लाभ होगा, ऐसे में लाभ होगा। 1 रेशियो का हमें लाभ होगा, और ये लाभ किस पर होता है, लाभ का प्रतिशत बताना है। तो लाभ का जो प्रतिशत होगा दोस्तों, लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है 4, गुणा में लिखेंगे 100। तो इस प्रकार 4 से जब 100 को डिवाइड करूंगा 25 टाइम डिवाइड होगा, यानी 25% यहाँ पर लाभ का प्रतिशत होगा। तो बहुत इजी तरीके से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं तो रीजनिंग में आप लोगों को बता दूं, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी प्रैक्टिस मैथ और रीजनिंग की करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है लिखा है प्रथम 91 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को समझना। प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, तो 1 से लेकर 2 3 4 5, 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती है सभी प्राकृतिक संख्याएं होती है। लेकिन हमें पूछ रहा है क्वेश्चन औसत बताओ इनका। तो अभी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जो औसत बराबर होगा वो इन संख्याओं का योग बटे इनकी टोटल संख्या कितनी है वो उस पर डिपेंड करेगा। औसत जितनी भी संख्या उसका योग में भाग लगा देंगे। तो सबसे पहले हमें लाना होगा इनका योग। तो दोस्तों योग का मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं। 1 से लेकर आपको +2 +3 XYZ अनंत तक कहीं तक भी अगर आपको योग लाना हो तो इसके लिए आपको यूज करना होगा योग का फॉर्मूला। योग बराबर n कोष्टक में n+1 बटे में 2, यानी दोस्तों योग का जो फॉर्मूला होगा n+1 बटे में 2। तो इनका जो योग बन के आएगा n बराबर हमें ये मानना है कि हम योग कहाँ तक ज्ञात करना चाहते हैं। तो अभी हमें जो योग ज्ञात करना है 91
तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है, इसलिए n बराबर 91 मानेंगे और यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 91 गुणा n+1, इसका मतलब 91 में 1 जोड़ेंगे तो 92 होगा और बटे में 2। तो ये तो हमारे पास योग निकल कर आया। अब हमें चाहिए औसत, हमें चाहिए औसत। तो औसत कब आएगा दोस्तों? जब इस योग में हम लोगों को भाग लगाना होगा कि ये कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं 1 से लेकर 91 तक टोटल 91 संख्याएं बनेंगी, जिससे 91 से 91 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 का जब यहाँ भाग लगाओगे 2 4 जा 8 होता है, यहाँ कैरी 1 बचेगा, 2 6 जा 12, यानी औसत बराबर बनेगा दोस्तों 46। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 46 बनेगा। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, 46 में लिखा है 46। तो सिंपल था, n+1 बटे 2 ये योग का फॉर्मूला है और औसत हमें लाना है तो योग हमें लिखना होगा और योग में टोटल ये जितने आंकड़े उसका हम लोगों को भाग लगाना होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में लिखा है गणेश राहुल से 6 वर्ष छोटा है, यदि उनकी आयु 3:5 के संबंधित अनुपात में है तो गणेश की आयु क्या है? तो मित्रों हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर गणेश और बात हुई है राहुल के बारे में, तो गणेश और राहुल का नाम लिख लेना है और उनका रेशो हमें बताया 3:5, इनकी आयु का अनुपात हमें बताया और आगे क्या बताया कि इनकी आयु में जो अंतर है वो 6 साल का है। मतलब साथियों यहाँ पर हमें अंतर बताया 6 साल। तो यहाँ पर हमें रेशो का भी वही करना है जो हमें संख्या के रूप में बताया। तो रेशो में अंतर कितना है दोस्तों देखेंगे तो 5 - 3, तो 5 और 3 में 2 का अंतर है, तो 2 रेशो बराबर 6 समझ सकते हैं और 1 रेशो बराबर 6/2 यानी 2 तिया 6। 1 अनुपात बराबर होगा दोस्तों 3, 1 अनुपात बराबर होगा 3। इसका मतलब ये हुआ कि 1 रेशो बराबर 3 है। अब वो क्वेश्चन में लिखा है गणेश की आयु क्या है, गणेश की आयु बताना है दोस्तों। तो गणेश की आयु का जो अनुपात है वो 3 है, तो बस 1 यूनिट के मान का गुणा हमें 3 से कर देना है, तो 3 3 9 वर्ष। गणेश की जो आयु आएगी दोस्तों वो 9 साल आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में लिखा है 2 पुरुष एक निश्चित दूरी चल रहे हैं, एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। मतलब यहाँ पर 2 पुरुष के बारे में बताया। मैं यहाँ लिखूंगा पहला पुरुष और एक साइड लिखूंगा दोस्तों दूसरा पुरुष। हमें इनकी चाल बताया दोस्तों दोनों का, तो हम पहले इनकी चाल का अनुपात बना सकते हैं। चाल बराबर पहले पुरुष की चाल बताया 4 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे पुरुष की चाल बताया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम लोग समझ सकते हैं कि इनकी चाल का जो अनुपात बनेगा वो 4:5 ही बनेगा। आगे में अगर बात करूं तो इनका समय का अनुपात हम आराम से ले सकते हैं कि चाल का जो व्युत्क्रम होगा वो समय होगा, यानी 5:4 के रेशो में इनका समय होगा। आगे क्वेश्चन ने ये बोला दूसरा पहले से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है। मतलब यहाँ पर बताया इन दोनों के समय का अंतर। दोस्तों यहाँ पर दोनों के समय का अंतर हमें बताया, यानी कितना बताया आधा घंटा, और आधा घंटे का मतलब होता है 30 मिनट। दोनों के समय का अंतर बताया 30 मिनट। तो हम लोगों को पता है कि हमें जो संख्या के रूप में दिया हो वही हम लोग रेशो का करेंगे, यानी यहाँ दोनों के समय का जो अंतर होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर जो समय के रेशो का जो अंतर है 1 अनुपात है और 1 अनुपात बराबर आ चुका है 30 मिनट। मिनट को भी घंटे में कन्वर्ट करना चाहें तो 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 60 का भाग लगा देंगे तो ये अब आ गया हमारा 1 यूनिट बराबर 1/2 घंटे। अब आपको क्या करना होगा, दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी बराबर होता है, यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। अब आपको क्या करना होगा, दूरी अगर निकालना है तो दूरी बराबर पहले आदमी की चाल निकालना होगा या फिर दूसरे आदमी की चाल निकालना होगा। तो चाल तो हमें दिया है, ये वाली चाल हमें दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा दूसरे, अगर पहले की चाल आप लोग लेते हो तो दूसरे की चाल आपको लेना हो। दूसरे का यदि आप लोग पहले आदमी की चाल लेते हो तो समय भी आप लोगों को पहले आदमी का ही लेना होगा। तो पहले आदमी का समय 5 यूनिट था,
5 यूनिट, और 1 यूनिट बराबर हमारे पास निकल कर आया 1/2। तो इस प्रकार हम लोगों के पास दूरी निकल कर आ जाएगा 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। तो दूरी बराबर जो आएगा दोस्तों 10 किलोमीटर निकल कर आएगा। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अगर रेशो मेथड इसमें आप लोग यूज करते हैं तो बहुत इजी तरीके से ये बन सकता है। यानी 10 किलोमीटर ऑप्शन राइट होगा 10। तो दोस्तों यदि क्लास अच्छी लग रही है, एक बार क्लास को आप लोग शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक उत्कर्ष एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि हम आगे बहुत बढ़िया बढ़िया क्लासें आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 53 नंबर का था दोस्तों, 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 13 पुरुष 24 महिलाएं उसी कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं। इसी प्रकार के कार्य को करने में 10 पुरुष और 12 महिलाओं द्वारा लिया गया समय होगा। 6 पुरुष 6 मेल प्लस 8 महिलाएं 8 फीमेल एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ 10 का इनमें मल्टीप्लाई करना है। इससे क्या होगा, टोटल वर्क आपके पास निकल कर आएगा। आगे क्वेश्चन में कह रहा है इसी काम को 13 पुरुष 13 मेल प्लस 24 फीमेल इसी काम को अगर करें तो टोटल टाइम जो लगेगा 4 दिन लगेंगे। तो दोस्तों इधर भी वो का वही काम निकल कर आ जाएगा और ये वैल्यू दोनों साइड बराबर हो जाएगी। अब आपको क्या करना होगा, 10 का पूरे अंदर कोष्टक में मल्टीप्लाई करना होगा। 10 से होता है 60 मेल प्लस 10 8 80 फीमेल और बराबर बनेगा 4 का गुणा 13 से करूंगा 13 चूक 52 मेल और प्लस 24 चूक होता है दोस्तों 96 फीमेल। अब आपको मेल मेल और फीमेल फीमेल एक साइड करना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 10 चंग 60, यहाँ 60 होगा साथियों, यहाँ पर समझना। अब आपको मेल मेल एक साइड करना, तो 60 मेल माइनस 52 मेल इधर आ जाएगा 52 मेल। इसी प्रकार आपको बराबर के इधर भी कर लेना है, 96 फीमेल माइनस 80 फीमेल। इसी प्रकार क्या करना है, 96 में से 80 जाएगा दोस्तों तो 16 बचेगा, 16 फीमेल बराबर इधर 10 में से 2 गया 8 बचा और यहाँ पर 0, मतलब 8 मेल बचेगा। यहाँ पर जो बचेगा 8 मेल। अब आपको क्या करना होगा, मेल बटे फीमेल निकाल लेना होगा और यहाँ पर 16 बटे कितना हो जाएगा 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, मतलब मेल अनुपात फीमेल। मेल का एफिशिएंसी है दोस्तों 2 और फीमेल की एफिशिएंसी है 1। आपको क्या करना है, पहले टोटल वर्क लेकर आना है। टोटल वर्क कैसे आएगा दोस्तों, मेल और फीमेल का वैल्यू या तो इधर पुट कर दो या फिर इधर पुट कर दो। तो मैं इधर बाईं ओर कर देता हूं दोस्तों, यानी 6 गुना एम का वैल्यू आया दोस्तों 2 प्लस 8 फीमेल मतलब 8 गुना 1 करूंगा। इसी प्रकार इसमें मल्टीप्लाई करना होगा 10 का, तो टोटल काम आ जाएगा। अब यहाँ पर 6 दूनी होता है 12 प्लस 8 एकम 8 गुणा करूंगा 10 का, यहाँ पर 12 में 8 जोड़ूंगा दोस्तों होता है 20, 20 गुणा 10। तो इस प्रकार हमारे पास निकल कर आया ये टोटल वर्क। टोटल वर्क हमारे पास निकल कर आ गया। अब क्या करना होगा, अब ये करना होगा कि पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया 10 पुरुष 10 मेल प्लस 12 फीमेल इसी काम को कितने दिन में करेंगी, इसी काम को कितने दिन में ये लोग करेंगे। तो पहले क्या करना होगा, यहाँ भी एम और एफ का वैल्यू पुट कर देना होगा। 10 गुणा एम का वैल्यू है 2 प्लस 12 गुणा फीमेल का वैल्यू है 1, इनको जोड़ लेना है गुणा करके। तो 10 दूनी होता है 20 प्लस 12 1 जा 12। तो यहाँ 20 में जब मैं 12 को जोड़ूंगा दोस्तों तो यहाँ मेरे पास बनेगा 32। तो ये लोग एक दिन में 32 काम करते हैं, इनको टोटल वर्क ये करना है तो 32 का भाग लगाएंगे, कितने दिन में करेंगे निकल कर आ जाएगा। 4 8 32 होता है, यहाँ पर 4 5 20 होगा, फिर यहाँ काटूंगा 2 से, 2 चुकू 8 और 2 5 10, 50 25 होगा, 25 बटे 4 बनेगा। 4 का ऊपर भाग लगाऊंगा, 4 6 24, 1 बटे 4 दिन यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। 6 से 1 बटे 4 दिन दोस्तों। तो इस प्रकार से सिंपली मेथड यूज करके बिना XYZ के आप इसे सोल्व कर सकते हैं। XYZ से बहुत बड़ा होता है दोस्तों। तो एक बार और आप लोग इसको दोबारा देख लीजिएगा बाद में क्लास के। तो इस प्रकार इसे सोल्व करेंगे, 6 से 1 बटे 4 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, औसत निकालना है। अगला क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको औसत निकालना है। तो सबको पता है कि औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। तो पहले हम योग निकाल लेंगे, यानी इन सबका योग कर लेंगे, इन सारी संख्याओं का योग निकाल लेंगे।
तो योग कैसे निकालोगे, यही जोड़ सकते हैं, 1 और 5 6, 9 6 15, 15 7 होता है दोस्तों 22, 22 और 3 होता है 25 और 1 होगा 26 के 6 कैरी आया 2, यहाँ पर फिर 7 7 5 12, 12 4 होता है 16, 16 और 3 होता है 19, 19 और 2 होता है दोस्तों 21, 21 में एक जोड़ा तो 22 और 2 हासिल के कितने होंगे 24, 246 इनका योग बना बटे में। ये जितनी संख्याएं हैं उतने का भाग लगा दोगे तो एवरेज निकल कर आपके पास आ जाएगा। कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6, 6 का यहाँ डिवाइड कर दोगे तो आपका औसत निकलेगा। 6 से इधर भाग लगाएंगे, 6 चौको 24, 6 कम 6, 41 इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार इसे सॉल्व करेंगे। साथियों मैं आप लोगों को बता दूं, मैथ रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप लोग अगर मेहनत कर लेते हैं तो एग्जाम के अंदर पूरा बनता है। नंबर कटने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। इसलिए नंबर कटने के चांसेस नहीं होते हैं क्योंकि दोस्तों ये बाहर नहीं जाता है, लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ रीजनिंग उतना ही ईजी बनेगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है, दी गई श्रृंखला में अक्षरों और संख्याओं का एक क्रम निहित है, गलत संयोजन आपको पहचानना है। गलत संयोजन का मतलब दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन एक जैसे हैं, एक ऑप्शन अलग होगा। तो जो ऑप्शन गलत है यानी अलग है उसे पहचानना है। तो सी वाला ऑप्शन आपको वैसे ही दिखाई दे रहा होगा। 21 11 यहाँ लिखा है, जबकि अदर जगह सभी जगह लिखा है 21 0 है। बाकी सभी तरह से 3 ऑप्शन एक समान है। तो राइट आंसर होगा सी वाला। तो ध्यानपूर्वक एग्जाम के अंदर आपको देखना है, क्योंकि हम लोग जल्दी में क्या करते हैं, गलत करने के चांसेस हमें बहुत ज़्यादा, हम लोग जल्दी में गलत कर देते हैं। तो दोस्तों एक बार क्लास को सभी शेयर कर दीजिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है, रूट के अंदर 29 81 16 बराबर 546। तो पूछ रहा है क्वेश्चन, रूट के अंदर 29.8116 बराबर क्या होगा। तो ध्यानपूर्वक समझना, ऐसा तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको बिना पेन चलाए आंसर लेकर आ सकते हैं। दोस्तों इसका जो आंसर होगा 5.46 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 5.46 ए वाला। लेकिन ये आया कैसे, तो समझिए। आप लोगों को क्या करना है, रूट के अंदर 29 81 16 का वर्गमूल आपको बताया कि अगर आप वर्गमूल निकालते हो तो निकलता है 546। अब आपसे पूछ रहा है, संख्या हमारे पास जो शुरू में दी थी वही है, लेकिन यहाँ पॉइंट लगा दिया। तो आपको स्क्वायर रूट के केस में क्या करना होगा, पॉइंट के बाद 2 के जोड़े देखने होंगे। तो एक जोड़ा तो 81 का और एक जोड़ा 16 का, मतलब 2 जोड़े बने। तो इस स्क्वायर रूट में क्या करना होगा, जो आपका उत्तर आया, उत्तर तो हमारा 546 है, लेकिन पॉइंट लगेगा तो कितने अंकों के पहले लगेगा। तो इकाई तरफ से जितने जोड़े हैं उतने अंकों के पहले पॉइंट लगा दीजिएगा, यानी 2 अंकों के पहले पॉइंट लग जाएगा 5.46। 5.46 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो बड़ा आसान तरीका है, आप फॉलो करिए, अदर क्वेश्चंस में भी आपका गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 57 नंबर में लिखा है, -64 गुणा -1331 का घनमूल। घनमूल का मतलब होता है दोस्तों क्यूब रूट, यानी करनी की पावर 3। लेकिन करनी की पावर 3 निकालेंगे किसका, -64 गुणा माइनस का 1331। तो साथियों आप समझ सकते हैं इसका जो उत्तर होगा वो माइनस का तो नहीं होगा। तो आप कभी भी माइनस का आंसर तो लगा के मत आना, तुक्का मारने वाले, क्योंकि आप समझ सकते हैं यहाँ माइनस का गुणा यदि माइनस से होता है तो प्लस बन जाता है। तो इसका उत्तर जो होगा वो तो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन उत्तर में क्या आएगा, पॉजिटिव। तो समझना 64 किसका घन होता है, तो 4 का क्यूब होता है दोस्तों, गुणा है तो गुणा लगा लो। 1331 किसका क्यूब होता है, तो 11 का क्यूब 1331। इस प्रकार 11 गुणा 4 यानी 44, 44 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए को देखिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 4/5वें भाग से गति 4/5वें भाग की गति पर चलते हुए 1 से 1/2 घंटे विलंबित हो जाता है, उसका सामान्य समय निम्न होगा। क्वेश्चन को समझिएगा। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति का, तो उसके अपने पास दोस्तों यहाँ पर सामान्य गति नहीं है, उस आदमी की सामान्य गति हमारे पास नहीं है। तो सामान्य गति क्या मानोगे, 4/5। 4/5 का मतलब अगर उसकी सामान्य गति 5 है तो उसकी चलने वाली चाल हम लोग आराम से ला सकते हैं। चलने वाली जो चाल होगी दोस्तों वो होगी ऊपर वाला नंबर यानी 4, नीचे वाला प्रारंभिक वैल्यू होता है दोस्तों। फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है मैं आपको समझा दूं, जो बटे वाली वैल्यू होती है जैसे 4/5, तो ये तो उसकी सामान्य चाल बनेगी, और जो 4 है उसकी चलने वाली चाल बनेगी।
तो विलंबित हो जाता है। मतलब इस चाल की 5 के रेशो की चाल से चलने की अपेक्षा अगर वो 4 की चाल से चले तो यहाँ पर क्या बताया क्वेश्चन ने, विलंबित मतलब दोनों समय का अंतर, मतलब 1 से 1/2 का मतलब होता है 2 एकम 2 और 1 3/2, 3/2 घंटे बताया। मतलब तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, समय का अनुपात लेकर आ सकते हैं। इनका जो समय का रेशो बनेगा 4:5 बनेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं चाल का व्युत्क्रम समय होता है। तो यहाँ हमें समय का अंतर दिया है साथियों, जो हमें संख्या के रूप में दिया हो वही हम रेशो का करेंगे। तो दोनों समय का अंतर कितना है, 5 में से 4 गया 1 यूनिट, 1 यूनिट समय का अंतर है हमारे पास। तो 1 यूनिट का वैल्यू है 3/4। तो यहाँ पर बोला उसका सामान्य समय निम्न होगा, तो सामान्य समय 4 यूनिट है हमारे पास, 4 का गुणा कर देना है 1 यूनिट के मान से। तो यहाँ पर उसका सामान्य समय जो निकल कर आएगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 घंटे उसका सामान्य समय होगा साथियों। ऑप्शन नंबर सी को देखिए। तो इस प्रकार बहुत आसान तरीके से इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो साथियों चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60, रेणु की आयु x वर्षीय है। दोस्तों क्वेश्चन में बोला एक लड़की का नाम है रेणु, इसकी आयु बताया x वर्ष। फिर क्वेश्चन ने बोला उसकी बहन बीना उससे 5 वर्ष बड़ी है। तो हम आराम से बीना की आयु भी निकाल सकते हैं, x + 5 वर्ष बड़ी बीना है। यदि उन दोनों की आयु का जोड़, मतलब दोस्तों रेणु की आयु प्लस बीना की आयु का योग बताया 35 वर्ष हमें यहाँ पर बताया गया। तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पर आयु हमने मानी इसका भी योग कर लेना है, मतलब x में जोड़ देना है x + 5 को, और बराबर हो जाएगी ये वैल्यू 35 के बराबर। तो ये तो बनेगा 2x और प्लस का 5 इधर आएगा, 35 - 5 बनेगा, और 2x के बराबर 35 में से 5 गया 30 होगा। और x का मान अगर आपको लाना है तो 30/2 करना होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 15 बार होगा। x बराबर आया दोस्तों 15, x = आया 15। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा बीना की आयु निम्न होगी। तो दोस्तों बीना की जो आयु थी, बीना x + 5 थी, x का वैल्यू आया 15 वर्ष, 5 और जोड़ देंगे दोस्तों तो बनेगा 20 वर्ष। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, बीना की आयु बताओ, तो ऑप्शन में 20 वर्ष नहीं है। ऑप्शन को भी ध्यानपूर्वक लगाना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आंसर आने के बाद भी ऑप्शन नहीं लगा सकते। यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं 9 से विभाज्य, आपका जो उत्तर आया वो 9 से विभाज्य नहीं है, यानी ए नहीं होगा। क्या बी वाले ऑप्शन देखो, 5 का गुणांक, क्या 5 से 20 डिवाइड हो रहा है दोस्तों, तो बिल्कुल हो रहा है, 5 इसका आंसर हो सकता है। क्या 3 का गुणांक है, 3 के पहाड़े में 20 आता है, तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर डी वाला आंसर हो सकता है, तो 7 के पहाड़े में 7 की टेबल में 20 आता है क्या दोस्तों, नहीं। इस प्रकार जो इसका राइट आंसर होगा 5 का गुणांक यानी बी वाला आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है 61 नंबर में, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को एक रेडियो 20% की छूट पर 1000 रुपये में बेचा। मतलब दोस्तों दूसरे व्यक्ति ने रेडियो खरीदा 1000 रुपये में, दूसरे व्यक्ति ने इसका दाम 400 रुपये बढ़ा दिया। इस आदमी ने क्या करा साथियों, 400 रुपये इस रेडियो का दाम बढ़ा दिया, मतलब इसकी जो मूल्य बना दी उसने 1000 में 400 जोड़कर 1400 रुपये इसका मूल्य बना दिया। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है इस आदमी ने इस रेडियो को 25% की छूट पर बेचा। मतलब इसने क्या करा, इस रेडियो को 25% छूट पर बेचा, मतलब 1400 रुपये का हम लोग निकालेंगे 75%। इससे क्या आएगा, दूसरे आदमी ने कितने रुपए में रेडियो बेचा, क्योंकि ये जो 1400 था अपने आप में 100% है, 25% जब छूट देंगे 100% में तो 75% वैल्यू बच जाएगी। तो विक्रय मूल्य निकलेगा दूसरे आदमी का 14 का गुणा हम लोग 75 से करेंगे, 14 × 5 = 70 की शून्य, कैरी आया 7, 14 × 5 = 70 की शून्य, कैरी आया 7, 14 × 7 = 98, 98 में 7 जोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आएगा 105। यानी दूसरे आदमी ने जो रेडियो बेचा दोस्तों 1050 में बेचा। तो क्वेश्चन ने बोला दूसरे व्यक्ति द्वारा कितने प्रतिशत लाभ अर्जित किया गया। तो साथियों आप समझ सकते हैं दूसरे व्यक्ति ने जो रेडियो खरीदा था सिर्फ 1000 में खरीदा था, 1050 में उसे बेच दिया, तो आप समझ सकते हैं कि 50 रुपये का लाभ हुआ, 50 रुपये का लाभ हुआ दूसरे व्यक्ति को। अब लाभ का प्रतिशत बताना तो मैं आपको बता चुका हूँ, लाभ प्रतिशत बराबर जो होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, यानी लाभ कितना है 50 बटे क्रय मूल्य कितना आएगा इसका
कॉस्ट प्राइस है दोस्तों 1000 रुपये में खरीदा था और गुणा करेंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, यानी 5%, 5% इसका क्या होगा, लाभ का परसेंट होगा। तो इस प्रकार इसे आप लोग सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर क्लास समझ में आ रही है तो एक बार क्लास को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और पूरी क्लास में अंत तक बने रहें। आगे बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा, 2 पासे एक साथ फेंके गए, दोनों के नंबरों का योग 14 आने की कितनी संभावना है। दोस्तों आप समझ सकते हैं, मैं यहाँ लिख सकता हूँ पहला पासा और इधर एक साइड लिख सकता हूँ मैं दूसरा पासा। प्रायिकता यहाँ पर हमें निकालना है दोस्तों, संभावना मतलब दोस्तों प्रायिकता की यहाँ पर बात हो रही है, प्रायिकता। तो प्रायिकता बराबर होती है दोस्तों आने की संभावना बटे कुल संभावना, बटे में कुल संभावना। तो हम आराम से निकाल सकते हैं, बहुत इजी होती है प्रायिकता दोस्तों। एक आदमी ने 2 पासे फेंके और आप सभी जानते हैं पासे में होते हैं 6 फलक, पासे में 6 फलक होते हैं, दूसरे में भी 6 फलक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप समझो कि पहले पासे को भी फेंकेगा 1 से लेकर 2 3 4 5 6 कुछ भी अंक आ सकता है, दूसरे पासे में भी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी अंक आ सकता है। लेकिन क्वेश्चन ने बोला दोनों के नंबरों का योग 14 आने की प्रायिकता बताओ, यानी संभावना बताओ। तो आप बताइए मुझे, क्या किन्हीं भी दोनों पासों में 2 नंबर्स को जोड़ने पर 14 बन रहा है? नहीं। अगर सबसे बड़े नंबरों को भी जोड़ा जाए 6 और 6 को तो 12 ही बन रहा है, इसलिए यहाँ पर 14 आने की कोई संभावना नहीं बन रही है। इसलिए जो इसकी संभावना बनेगी वो होगी दोस्तों 0 होगी, यानी कि 0 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में लिखा, एक टेलीविजन सेट का मूल्य 22,000 रुपये है, इसका प्रतिवर्ष 20% अवमूल्यन होता है, 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। तो इसका आंसर बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। 22,000 रुपया क्रय मूल्य है, 22,000, 3 जीरो लगेंगे, गलत लिखा मैंने, 22,000 रुपया क्रय मूल्य है, प्रति वर्ष 20% अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब होता है साथियों मूल्य में कमी हो जाना। तो आप साथियों समझिए, पहले साल इसका मूल्य अपने आप में 100% था, पहले साल 20% मूल्य में कमी आ गई, अवमूल्यन हो गया, मतलब 80% इसका मूल्य बन गया। दूसरे साल फिर से 20% अवमूल्यन होगा तो दूसरी बार भी 80/100 मूल्य बचेगा। तो इस प्रकार 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट कर देंगे और 2 साल बाद इसका मूल्य क्या बन जाएगा ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, पहले 22 का गुणा हम लोग कर लेंगे 220 का गुणा 8 से, फिर गुणा करेंगे 8 से। तो 8 का जीरो में करूंगा 0, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17। यहाँ पर बनेगा दोस्तों 8, फिर 8 का गुणा करना है इधर, इसमें आई जो वैल्यू इसमें 8 का जीरो में करूंगा 0, 8 से 48 हासिल 4, 8 7 56 और 4 60 की शून्य कैरी 1, 8 से 14,000 रुपया इसका मूल्य बच जाएगा 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद इसका मूल्य बचेगा दोस्तों 14,080, 14080, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को देखिए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 14,080 रुपया। तो सिंपल है, बस आप लोगों को परसेंटेज आना चाहिए, आधा मैथ तो आप लोगों का वैसे ही क्लियर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते साथियों। एक आयत का क्षेत्रफल 400 मीटर वर्ग है, यदि इसकी भुजाएं 2 गुनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल क्या होगा। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, यदि अगर आप इस फैक्ट को याद रखना चाहें तो 1 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। यदि किसी आयत की भुजाएं 2 गुनी कर दी जाए, तब जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों, तब क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, तब क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका अगर आप ये वाली लाइन याद रखते हैं, किसी आयत की भुजाएं 2 गुनी कर दी जाए तब क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, मतलब जो इसका क्षेत्रफल नया बनेगा वो 400 का 4 गुना करेंगे, यानी 1600 मीटर वर्ग। इसका जो क्षेत्रफल बनेगा 1600 मीटर वर्ग बनेगा। अब आप बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा होगा कि ऐसा क्यों किया। मैं आपको थोड़ा सा एक उदाहरण बता दूं। माना कि यहाँ एक उदाहरण यहाँ लिख रहा हूं मैं, एक आयत है जिसकी लंबाई भी हमें दिया हो, माना कि 10 है, उसकी चौड़ाई भी चलिए आपको बताया माना कि 20 है। तो आप समझिए इसका जो क्षेत्रफल बनेगा वो कितना बनेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल होता है साथियों, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर जो इसका क्षेत्रफल बनेगा 200 बनेगा।
लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसकी भुजाओं को 2 गुना कर दे, मतलब लंबाई को भी 2 गुना करेंगे तो नई लंबाई जो आएगी वो आएगी 20। चौड़ाई को भी यदि 2 गुना किया जाए तो यहाँ पर पहले चौड़ाई 20 थी, मतलब चौड़ाई 2 गुनी होगी तो आएगा 40। तो नया क्षेत्रफल भी हम लोग निकाल सकते हैं। नया क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई यानी 20 गुना 40 करना होगा, तो 4 दूनी 8 यानी 800। तो साथियों समझो, पहले क्षेत्रफल 200 था और भुजाओं को 2 गुना करने पर क्षेत्रफल 800 बना, मतलब 200 का 4 गुना हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई को 2 गुना किया जाए तो उसका जो क्षेत्रफल बनेगा वो 4 गुना हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। छोटा सा फैक्ट याद रखने पर, आपको याद नहीं रहता तो एक उदाहरण समझ के आप लोग कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी समझ नहीं आता है शब्दकोश का क्रम क्या होता है, मैं आप लोगों को बता दूं, जो डिक्शनरी का क्रम होता है या फिर अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम होता है उसे ही शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना होता है। तो किस प्रकार हम लोग करेंगे, इन सारे ऑप्शंस को लिख लेंगे, एक के नीचे एक लिख सकते हो आप, SLOWLY, स्लोवली को भी लिख लिया दोस्तों। दूसरा ऑप्शन भी एक के नीचे, शब्द के नीचे शब्द होना चाहिए साथियों, SLA, दूसरे ऑप्शन में SLA, उसके बाद M, तीसरे ऑप्शन में लिखा है दोस्तों, तीसरे ऑप्शन में लिखा है SLUMP। आगे अगर बात करूं चौथे ऑप्शन में लिखा है SLEDGE, उसके बाद पांचवें आखिरी ऑप्शन में लिखा है दोस्तों SLATE। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता, बहुत सारे बच्चों को ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे लोग गलत करके आते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं शब्दकोश में कैसे जमाना है। इनका सबका पहला अक्षर देखोगे, आपको सब में पहला एस मिला, पहला सब में एस मिला। सबका दूसरा अक्षर चेक किया तो एल मिला। तो इससे अभी पहले और दूसरे अक्षर को देखकर हम ये कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि पहले नंबर पर क्या आता है और दूसरे नंबर पर क्या आता है अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर। तो आप लोगों को अगला थर्ड अक्षर सबका उठा लेना है, O A U और E फिर A। तो साथियों समझो, इसमें और इसमें दूसरे और पांचवें ऑप्शन में A है, इसका मतलब एक इनमें से एक नंबर पर होगा और एक 2 नंबर पर होगा, ये तो कंफर्म हो चुका है। तो अब दूसरे और पांचवें को देखो ताकि आप लोगों को पता चले कि दूसरे पहले और दूसरे नंबर पर क्या होगा। इनका अगला अक्षर चेक करना होगा M, और यहाँ लिखा है दोस्तों A के बाद T। तो आप समझ सकते हैं कि M पहले आता है और T बाद में आता है। इसका मतलब M वाला वर्ड ये 1 नंबर पर आएगा और ये वाला जो वर्ड होगा 2 नंबर पर आएगा। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, छोड़ देना है, बचे हुए अक्षरों का कंपैरिजन करना है। तो सबके 3 नंबर कंपेयर हमने किया था जिसमें हमें A मिला था। अब A के बाद बारी आती है साथियों E की। यहाँ देखिए ये वाला E, तो ये आप समझ सकते हैं तीसरे नंबर पर होगा क्योंकि A के बाद तो E की बारी है और E के बाद आता है दोस्तों, अब यहाँ 2 ऑप्शन बचे हैं, एक में U है और एक में O है। तो O पहले आता है दोस्तों, यानी चौथे नंबर पर पहला ऑप्शन आएगा और U बाद में आता है OK भी, इसलिए 5वें नंबर पर ये वाला ऑप्शन होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऑप्शन को देखकर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें। आप लोगों को क्या करना है, पहले नंबर पर आपने कौन सा ऑप्शन लिखा तो दूसरा, पहले नंबर पर 2 लिख देना है। दूसरे नंबर पर आपने कौन सा ऑप्शन लिखा 5वां, तो दूसरे नंबर पर 5 लिख देना है। तीसरे नंबर पर आप लोगों ने कौन सा ऑप्शन लिखा चौथा, तो आपको तीसरे नंबर पर 4 लिख देना है। चौथे नंबर पर आपने कौन सा ऑप्शन लिखा पहला, तो आपको चौथे नंबर पर 1 लिख देना है। 5वें नंबर पर आपने कौन सा ऑप्शन लिखा तीसरा, तो आपको 5वें नंबर पर 3 लिख देना है। इस प्रकार जिस भी ऑप्शन में आपको 25413 दिखता है, 25413 देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, इसलिए आपका राइट आंसर ये होगा। तो आसान है, बस अंग्रेजी वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए और डिक्शनरी अगर आपने कभी पढ़ी है उसमें वर्ड को देखना किस प्रकार लिखे होते हैं। बस यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला का एक टाइप होता है शब्दकोश का क्रम, इसी प्रकार से इसे हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, 78वें क्वेश्चन में लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर शब्द या अक्षर या संख्या युग्म चुनिए। दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए, 4 में से 3 ऑप्शन एक जैसे हैं, एक असमान है, वो असमान ऑप्शन आपको बताना है। तो आप पहले पढ़िए SMS, स्पीड पोस्ट, पत्र, मनी ऑर्डर। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक भिन्न ऑप्शन बताना है।
तो भिन्न ऑप्शन होगा यहाँ पर SMS। ये इसलिए होगा क्योंकि ये सूचना भेजने का डिजिटल माध्यम है दोस्तों। SMS हम लोग डिजिटल तरीके से करते हैं, जबकि स्पीड पोस्ट, पत्र, मनी ऑर्डर ये डाक, मतलब ये कहने का मतलब पोस्ट ऑफिस के द्वारा किए जाते हैं, आप समझ सकते हैं। तो आपको डिफरेंट दिख रहा है यहाँ पर SMS, राइट आंसर होगा ए वाला। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों, 79 नंबर। 5 दोस्त ABCD और E में से प्रत्येक के पास अलग अलग धनराशि है। B के पास D से अधिक लेकिन A से कम राशि है। C के पास केवल E से अधिक राशि है। उनमें से किसके पास सबसे अधिक राशि है? तो साथियों यहाँ पर क्या करना है, जिसके पास अधिक राशि होगी हम उसे ऊपर लिख लेंगे और जिसके पास कम राशि होगी उसे हम लोग नीचे लिख लेंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली पढ़ना है क्वेश्चन को कि B के पास D से अधिक राशि है, B के पास D से ज्यादा राशि है, इसका मतलब ये हुआ B ऊपर आएगा और D नीचे आएगा। लेकिन A से कम राशि है, तो लेकिन का मतलब होता है दोस्तों, ये जो पहला आदमी इसके बारे में बात हो रही है, लेकिन A से कम राशि यानी B के पास A से कम राशि है तो A ऊपर आना चाहिए क्योंकि B के पास A से कम राशि है। आगे बढ़ते हैं, C के पास E से अधिक राशि है। C के पास दोस्तों E से अधिक राशि है, मतलब E नीचे आएगा और C ऊपर आएगा। लेकिन यहां पर लिखा है C के पास केवल E से अधिक राशि है। दोस्तों यहां पर देखो, क्वेश्चन को समझिए, C के पास केवल E से अधिक राशि, बाकी सबसे कम है, मतलब C D के भी नीचे आएगा, और C के पास केवल E से अधिक राशि है, बाकी सबसे कम है, इसलिए सबसे नीचे C और E आएगा। आगे क्वेश्चन ने पूछा, उनमें से किसके पास सबसे अधिक राशि है? तो सबसे ऊपर कौन लिखा है साथियों? ए वाला ऑप्शन, ए लिखा है। ए के पास सबसे अधिक राशि है, ए हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो सिंपल, सबसे इजी तरीके का अप्रोच यही होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है 79, ये क्वेश्चन हो चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 168 और 6 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। दोस्तों यदि आप लोगों को दो संख्याओं के बारे में अगर बात करता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या के बारे में, और आप लोगों को अगर उसका दिया जाए लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, तो मैं सबसे अच्छा एक तरीका बता दूं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है उनके लघुत्तम गुणा महत्तम के। तो इस प्रकार क्वेश्चन ने दूसरी संख्या हमसे पूछा, इसका मतलब पहली संख्या में 24 दिया है तो आप यहाँ लिखोगे 24 गुणा, दूसरी संख्या मान लो 1 से, और आगे क्या दिया, उनका लघुत्तम भी दिया और महत्तम भी दिया। इसे आप फॉर्मूला समझ सकते हैं, कंसेप्ट समझ सकते हैं कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक बराबर होगा, उस लघुत्तम गुणा महत्तम बराबर होगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के। तो पहली संख्या 24 है, दूसरी 1 से माना, लघुत्तम हमें दिया है 168 और महत्तम हमें दिया है 6। तो अब x का वैल्यू चाहिए, दूसरी संख्या आ जाएगी 168 गुणा 6, गुणा का 24 इधर आएगा भाग में, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो यहाँ 4 से डिवाइड करूंगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8। इस प्रकार x बराबर आया 42, x बराबर होगा 42, यानी ऑप्शन नंबर डी को देखिए, यानी दूसरी संख्या आएगा 42। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है एक त्रिभुज का परिमाप 200 है, एक त्रिभुज का परिमाप बताया 200। तो साथियों मैं बता दूं त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। किसी भी त्रिभुज का परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं के योग को ही क्या कहते हैं हम लोग, परिमाप कहते हैं। तो एक त्रिभुज का परिमाप दिया है 200, यदि इसकी दो भुजाएं समान हो, यहाँ पर क्वेश्चन में हम एक त्रिभुज बनाकर समझ लेते हैं कि एक त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं समान है, ये समान बोला क्वेश्चन ने कि इसकी दो भुजाएं समान है, और तीसरी भुजा इन समान भुजाओं से 20 ज्यादा है। ये जो तीसरी भुजा है दोस्तों x + 20 होगी, और उसके बाद तीसरी भुजा की लंबाई आपसे पूछा है। तो साथियों बहुत सारे बच्चे एडवांस मैथ से बहुत ज़्यादा डरते हैं, वो समझते हैं कि एडवांस मैथ बहुत ज़्यादा टफ होता है। यदि आपको लैंग्वेज आती है और थोड़े बहुत कंसेप्ट आते हैं, एडवांस बहुत ईजी बन जाता है। यानी आप समझिए त्रिभुज का परिमाप दिया और तीनों भुजाएं हमने यहाँ पर मान ली, क्वेश्चन ने बोला उस अकॉर्डिंग हमने मान ली। अब यहाँ परिमाप दिया, कितना दिया, परिमाप 200, मतलब सभी भुजाओं का योग है 200, तो ये बराबर हो जाएगा इन सभी भुजाओं के योग के बराबर, यानी x + 20 के।
तो यहाँ पर 3x को जोड़ेंगे तो ये तो बनेगा 3x और प्लस 20 बराबर बनेगा 200। इस प्रकार आपको क्या करना होगा, 3x को इधर रखना होगा और इधर प्लस 20 को इधर लाओगे तो माइनस का 20। इसी प्रकार 3x बराबर बनेगा 180 और x बराबर चाहिए तो 3 से भाग लगाएंगे 180 को तो 60 बार कटेगा। x बराबर आया 60, x का वैल्यू आया साथियों 60। क्वेश्चन ने पूछा तीसरी भुजा की लंबाई बताइए। तो कोई सी भी भुजा पूछ ले, अब हम लोगों से x का वैल्यू आ चुका है। तीसरी भुजा जो है हमारे पास x प्लस 20 है, x का मान आया साथियों 60 और प्लस 20 और जोड़ेंगे तो 60 और 20 होता है 80। तो तीसरी भुजा निकल कर आएगी 80, यानी ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर सी है 80। तो एडवांस से डरना नहीं है, डटकर मुकाबला करना है दोस्तों, क्योंकि पता है जिसने संघर्ष किया है जीत उसकी डेफिनेटली हुई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर इनका माध्य 2.5 है, यदि ऐसा है तो x का मान ज्ञात करना। अब ये जो संख्या है दोस्तों सारी आरोही क्रम में व्यवस्थित है। माध्य का मतलब होता है दोस्तों बीच का नंबर, मतलब दोनों साइड से यदि बराबर नंबर छोड़ दिए जाए तो बीच वाले जो नंबर बचते हैं वही हमारे माध्य होते हैं। तो यहाँ पर अगर दोनों साइड में 5-5 संख्याएं छोड़ दूं तो बीच में बराबर क्या बचा हमारे पास, बीच में हमारे पास एक तो 2 बचा और 1 बचा। तो इन दोनों में भी हमारा माध्य क्या होगा, माध्य यानी मध्य का क्या होगा, तो दोनों को जोड़कर हम लोग 2 का भाग लगा देंगे और माध्य बराबर हमें जो दिया इनके बराबर लिख देंगे 2.5। तो यहाँ पर क्या बनेगा 2 प्लस x बराबर 2.5, भाग का 2 इधर आएगा गुणा में 2। इस प्रकार यहाँ बनेगा 2 प्लस x बराबर 2.5 का गुणा 2 से होगा दोस्तों, तो यहाँ बराबर 5 बनेगा, क्योंकि 2.5 का 2 गुना 5 होता है। और यहाँ पर x का मान चाहिए तो 5 प्लस का 2 इधर आएगा तो -2। इस प्रकार x बराबर बनेगा दोस्तों 3। राइट आंसर होगा x बराबर 3, यानी ऑप्शन नंबर ए को समझिए। तो इस प्रकार माध्य भी बहुत आसान है। माध्य मतलब होता है मध्य वाली वस्तु, तो दोनों साइड से बराबर छोड़ा, उसके बाद 2 अंक अगर बचते हैं तो दोनों को जोड़ा और 2 का भाग लगाया, जो माध्य दिया था उसे बराबर किया और x का वैल्यू फाइंड किया हमने तो 3 आया। तो राइट आंसर होगा 3। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, घातांकरणी से है दोस्तों। यहाँ लिखा है क्वेश्चन में a की पावर x प्लस वाई, तो यहाँ लिख लेता हूँ a की पावर x प्लस वाई बराबर लिखा है a की पावर 6। फिर आगे क्वेश्चन ने बोला x y से 2 ज्यादा है तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब जो दोस्तों x वाली वैल्यू है वो y से ज्यादा है, मतलब दोनों का अंतर कितना है 2। तो यहाँ भी आप लोग क्या करोगे, घातांकरणी का रूल लगाओगे कि यदि आधार समान है, आधार समान है तो घातों को भी हम लोग बराबर कर सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 6। तो इस प्रकार हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया, x प्लस वाई बराबर 6 तो हम लोग निकाल कर लेकर आ गए, और x माइनस वाई बराबर हमें अंतर बताया था 2। तो दोनों समीकरण को सोल्व कर लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे दोस्तों, तो प्लस माइनस वाई कटेगा और यहाँ पर ये x होगा दोस्तों, तो यहाँ पर 1x और 1x 2x बनेगा और यहाँ पर 6 प्लस 2 बनेगा 8। इस प्रकार x बराबर क्या होगा 8 बटे गुणा का 2 इधर आएगा भाग में 2, 8 बटे 2 यानी x बराबर 4 बार कटेगा 2 से 8, x बराबर आएगा 4 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है और यही हमसे पूछा है। तो घातांकरणी का बेसिक कंसेप्ट इसमें था कि अगर आधार बराबर होता है तो आधार बराबर होता है तो घाते भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में लिखा है 40,000 रुपए की एक धनराशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की 20% वार्षिक दर पर कितनी हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक रूप से देय हो। मतलब यहाँ पर 40,000 रुपया आपको मूलधन दिया है और यहाँ पर 20% दर दिया है। तो साथियों आप सभी समझते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है मिश्र धन पे लगता है, यानी अमाउंट पे लगता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। इस प्रकार ये जो शुरू में हमारा मूलधन था अपने आप में 100% था, इस पर 20% ब्याज लगेगा तो ये बनेगा 120%। तो डायरेक्ट मूलधन का 120% निकालूंगा, फिर दूसरे साल भी 20% और लगेगा तो 120/100 बनेगा। इस प्रकार 2 वर्षों का मेरे पास निकल कर आ जाएगा मिश्र धन। 2 वर्षों का मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो क्वेश्चन ने भी यही पूछा है राशि कितने रुपए हो जाएगी, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट करेंगे, ये 2 जीरो और 2 जीरो इधर से कैंसिल आउट कर देंगे। 12 गुना 12 करूंगा साथियों तो 144 बनेगा, गुणा यहाँ पर आ जाएगा 400। इस प्रकार 2 जीरो तो इकाई तरफ आएगा, 4 का इधर मल्टीप्लाई करूंगा 16 के 6 कैरी 1, 4 चूक 16 और 1 17 के साथ कैरी 1।
4 एकम 4 और 1 5। तो दोस्तों जो ये राशि हो जाएगी 57,600 रुपये हो जाएगी। 2 सालों के बाद मूलधन प्लस ब्याज को जोड़कर 57,600 रुपये हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी को देखिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। पी क्यू से 2 गुना दक्ष है। क्यू एक कार्य को पूरा करने में 12 दिन लेता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा। दोस्तों पी और क्यू के बारे में बात हो रही है और पी क्यू से 2 गुना दक्ष है। दक्ष होने का मतलब कार्य क्षमता, कार्य करने में दक्ष। तो पी जो होगा क्यू से 2 गुना है। क्यू अगर एक दिन में एक काम करता है तो ये एक दिन में 2 काम कर देता है। मतलब दक्ष होने का मतलब होता है दोस्तों कार्य क्षमता। क्वेश्चन में कार्य क्षमता के बारे में हमसे बात हो रही है। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं अगर कार्य क्षमता का अनुपात हमारे पास है तो हम आराम से इनके समय का अनुपात निकाल सकते हैं 1:2। आगे आप लोगों को क्या दिया है, वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा। और आगे हमें संख्या में भी बताया दोस्तों क्यू एक कार्य को पूरा करने में 12 दिन लेता है। मतलब क्यू पूरा काम दोस्तों 12 दिन में कर देता है। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि जो संख्या के रूप में दिया है वही रेशियो का करेंगे। यहाँ क्यू का समय का रेशियो है 2, यानी 2 यूनिट का मान बताया 12, 1 यूनिट बराबर होगा 6। 2 का जब भाग लगाऊंगा 12 में तो 6 आएगा। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कि पी इस काम को 1 यूनिट में करता है मतलब 6 दिन में करेगा, और क्यू इस काम को 2 यूनिट में करता है 2 यूनिट समय में, और 1 यूनिट का मान आया 6। तो 2 यूनिट का मान होगा 6 गुणा 2 यानी 6 दूनी 12 दिन। 12 दिन में बी करेगा। अब क्वेश्चन ने बोला दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे साथियों। तो आप लोगों को दोनों का लासा ले लेना है। टोटल वर्क निकल कर आएगा एलसीएम लेने से। तो 6 और 12 का एलसीएम होगा 12। एक एक दिन का हम लोग काम निकालेंगे। तो 6 का इधर 12 में भाग लगाऊंगा 6 दूनी 12, और यहाँ पर 12 का 12 में लगाऊंगा 1 बार। तो ये एक दिन में एक काम करता है और ये एक दिन में 2 काम करता है। इस प्रकार दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। तो 12 काम करने में कितना टाइम लेंगे, तो 3 × 12 यानी 4 दिन। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 4 दिन बनेगा। ऑप्शन नंबर सी को देखिए 4 डेज में दोनों मिलकर पूरा काम कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है मिशेल के पास निम्नलिखित डेटा है 14, 6, 12, 17, 21, 10, 4, 3। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है रेंज क्या है। तो बहुत सारे जो हमारे भोले वाले विद्यार्थी होते हैं, भोले वाले बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं रेंज का नाम सुना और समझोगे अरे ये तो एडवांस मैथ का क्वेश्चन है और छोड़ के भग जाते हैं। साथियों अगर पढ़ोगे समझोगे तभी चीजें समझ में आएगी। अगर नहीं पढ़ोगे नहीं समझोगे और डरोगे तो चीजें कभी भी समझ में नहीं आएगी। आपसे पूछ रहा है रेंज। अगर आपको पता है कि रेंज क्या होता है तो रेंज निकालने का तरीका मैं बता दूं दोस्तों। रेंज अगर आपको जब भी निकालना है तो सबसे बड़ी संख्या और उसमें से आपको घटा देना है सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाने से हमारे पास रेंज निकल कर आ जाती है। तो साथियों मित्रों यहाँ पर जो रेंज होगा सबसे बड़ी संख्या हमें क्या दिखाई दे रही है, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या दिखाई दे रही है 21। दोस्तों 21 बनेगी माइनस सबसे छोटी संख्या बनेगी दोस्तों यहाँ पर 3। तो यहाँ पर 3 सबसे छोटी संख्या है तो 21 में से 3 गया तो यहाँ पर बचेगा दोस्तों 18 हमारे रेंज आ जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों कहते हैं डटकर मुकाबला करना है क्वेश्चन का। क्वेश्चन को पढ़ोगे समझोगे और आप लोग अगर समय दोगे चीज़ों को तो समझ में आएगी। अगर आप समय नहीं दोगे नहीं पढ़ोगे तो कभी भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। एक एक शब्द को पढ़िए समझिए और नहीं बनता है क्वेश्चन तो वो क्यों नहीं बनता है इस पर विचार करिए दोस्तों, तो चीज़ें बनने लगेंगी। डरने से चीज़ें नहीं बनती। तो साथियों अगर क्लास समझ में आ रही है तो क्लास को एक बार सभी लाइक कर दें और क्लास को शेयर जरूर कर दें दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 94 में लिखा है 4 टाइम 8 प्लस 3 टाइम 8 प्लस 2 टाइम 8 प्लस 1 टाइम 8। दोस्तों मात्र इन नंबर्स को आपको जोड़ना है, आपका आंसर आ जाएगा 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चूको 32 के 2 हासिल आया 3। इसी प्रकार 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 और 3 होता है दोस्तों 27, कैरी आया 2। अगला नंबर भी आप लोगों को इसी प्रकार जोड़ देना है 8, 8, 16, 16 और 2 होता है दोस्तों 18, कैरी 1 होगा। 8 में 1 जुड़ेगा तो 9 बनेगा। 9872 आपका राइट आंसर होगा जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। डी वाला राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है राम अपनी कतार में ऊपर से 14वें स्थान पर है तथा नीचे से
18वें स्थान पर हैं, तो कतार में कुल कितने छात्र हैं? दोस्तों राम का आपको ऊपर से भी स्थान दिया है और नीचे से भी स्थान दिया है। तो दोस्तों चाहे दाएं से दिया हो चाहे बाएं से दिया हो, एक ही आदमी का दोनों साइड से यदि रैंक बताया हो और टोटल आदमी पूछा गया हो, तो जिस भी साइड से दी गई रैंक है दोनों साइड की दोनों को जोड़ना है, 18 + 14 और एक घटा देना है। और साथियों मैं आपको बता दूं कि एक इसलिए घटाया जाता है, कुल बनेगा 32, 32 में से एक घटाएंगे यहाँ पर आएगा 31। एक इसलिए घटाया जाता है साथियों कि उस आदमी की 2 बार रैंक हमसे काउंट हो गई है। अब एक टाइम घटाने से एक टाइम बच जाएगी, यानी 31 राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 को देखिए। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ABC और XYZ का HCF बताना। तो बहुत सारे स्टूडेंट ABC और XYZ को देखकर ही डर जाते हैं कि ये क्या। तो साथियों मैं आपको बता दूं, यदि आपको ये पता है कि HCF क्या होता है तो आप आराम से HCF निकाल सकते हैं XYZ और ABC का। दोस्तों HCF एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दिए गए नंबर्स को पूर्णतः विभाजित कर दे। मतलब ABC और XYZ का HCF वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इनको पूरा पूरा विभाजित कर दे दोनों को। तो ABC तो इसका आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि ABC को डिवाइड कर सकता है, XYZ को नहीं। B वाला, यानी कि दोस्तों B वाला भी आपका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि XYZ को डिवाइड कर सकता है, ABC को नहीं, इसलिए B भी नहीं होगा। क्या यहाँ पर एक इनका महत्तम हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, क्योंकि एक इसको भी डिवाइड कर देगा और एक इसको भी डिवाइड कर देगा, इसलिए आपका राइट आंसर होगा 1। तो आराम से कर सकते हैं, बस चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो दोस्तों क्लास आप लोगों को कैसी लगी? आप लोग अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को आप एक बार लाइक जरूर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन दोस्तों, यदि आप लोगों को पढ़ने से लेकर कोई भी प्रॉब्लम्स है दोस्तों, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।